एवरीवन। देखिए, आज का टॉपिक जो है वो करंट अफेयर से भी जुड़ा हुआ है, एनर्जी चैप्टर से जुड़ा हुआ है और परमाणु ऊर्जा से भी जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने आप सभी को बताया था पहले या आपको पहले से भी पता हो सकता है, इस बारे में बहुत बेसिक सी जानकारी है कि अगर हमें बिजली बनानी है, बिजली अगर बिजली का निर्माण करना है तो हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं। कुछ विकल्प तो मैंने बताया था नवीकरणीय ऊर्जा से भी हो सकता है, कुछ बताया था हम लोगों ने गैर नवीकरणीय ऊर्जा से भी हो सकता है, और गैर नवीकरणीय ऊर्जा में ढेर सारे विकल्प आते हैं हमारे पास। पर सबसे ज़्यादा हम लोग बिजली बनाते हैं कोयला से और कुछ बिजली बनाते हैं परमाणु से। इसको नाभिकीय ऊर्जा भी कहा जाता है। अब इसमें हमारे पास दो विकल्प बताया था मैंने आपको, दो चीज़ें हमारे पास है। पहला है कि हम विखंडन प्रक्रिया इस्तेमाल करें जिसमें चीज़ें तोड़ के हमें बनानी होती है, और एक संलयन प्रक्रिया इस्तेमाल करें जिसमें हमें चीज़ें जोड़ के बनानी होती है। तो पूरे दुनिया भर में जितना भी बिजली उत्पादन होता है, आप सभी को पता है कि उसमें सभी के सभी अभी की स्थिति में सब विखंडन प्रक्रिया से बिजली बनाई जाती है। क्लियर कट है यहाँ पे। संलयन प्रक्रिया से बिजली बनाना अभी संभव नहीं है। पर क्या संभव नहीं है तो लोग संलयन प्रक्रिया पे काम नहीं कर रहे हैं? क्या हम इसका समाधान नहीं निकालेंगे कि संलयन प्रक्रिया से क्यों बिजली नहीं बन पा रही है और बनाने में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बहुत सारे देश मिलकर एक एक्सपेरिमेंट के लिए ऐसा रिएक्टर बना रहे हैं जो संलयन प्रक्रिया पे काम करे, विखंडन प्रक्रिया पे काम ना करे। और हाल ही में पेरिस में एआई समिट हुआ था। एआई मतलब आपको पता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समिट एआई का फ्रांस में हुआ था, जिसमें नरेंद्र मोदी जो हमारे रिस्पेक्टेड पीएम है वो भी गए थे। तो जब वो वहाँ गए फ्रांस में, तो समिट होने के बाद वो उस जगह पर भी गए, उस लैब में भी गए, उस जगह पे गए जहाँ पर संलयन प्रक्रिया से सभी लोग मिलकर बिजली बनाने का कार्य कर रहे हैं। और इसमें लगभग 35 देश मिलकर ये काम कर रहे हैं। सवाल है, जब 35 देश मिलकर काम कर रहे हैं तो इंडिया के पीएम को जाने की आवश्यकता क्यों है? तो इसके दो आंसर है। एक कि ये जानने के लिए कि ये प्रक्रिया कितना काम इस प्रक्रिया में कितना काम हो चुका है, और नंबर टू जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उस 35 देशों में भारत भी एक देश उसमें शामिल है। तो भारत के लोग वहाँ काम कर रहे हैं, भारत का उसमें पैसा लग रहा है, भारत का उसमें तकनीक लग रहा है। तो कोई भी व्यक्ति अगर वहाँ जा रहा है तो उसे वहाँ जाना चाहिए इस बात को देखने के लिए कि जिस काम को बहुत लंबे समय से इंतज़ार किया जा रहा है कि कब ये कंप्लीट होगा, उसकी प्रोग्रेस और किस स्थिति तक पहुंचा है, कहाँ तक पहुंचा है, कब तक बनने की आसार है, इसको जानकारी के लिए जाया जाता। ठीक है, तो इसी टॉपिक का नाम है, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ से ध्यान से देखेंगे सभी लोग, अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर। इसको शॉर्ट फॉर्म में इंग्लिश में आईटीआर बोलते हैं। क्या मतलब हो गया आईटीआर का? इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय आई टी से थर्मोन्यूक्लियर, प्रायोगिक मतलब एक्सपेरिमेंट, और रिएक्टर का तो रिएक्टर ही होगा। इसका हिंदी नहीं करना है आपको, रिएक्टर को हिंदी में ही रिएक्टर लिख देना है। कोई पूछे आईटीआर का संबंध किस प्रक्रिया से है, तो आपको ध्यान रखना है यह है परमाणु संलयन प्रक्रिया से, परमाणु संलयन प्रक्रिया से। चर्चा में क्यों है? करंट अफेयर में भी ये टॉपिक आ सकता है सर, साइंस टेक के मेंस के पार्ट में भी आ सकता है, दोनों जगह आने के चांसेस है। तो इंपॉर्टेंट है कि इसको बहुत डिटेल में पढ़ा जाए। देखिए, चर्चा में क्यों है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस की अपनी यात्रा के दौरान एक एआई शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा, ठीक है, कैंडरेसो में महत्वाकांक्षी अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर का भी दौरा किया, जिसमें फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन, फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन भी शामिल हुए। उनका स्वागत सुविधा के महानिदेशक, सॉरी इसमें पीडीएफ कट गया, महानिदेशक, एक सेकंड,
थोड़ा सा पीडीएफ शिफ्ट हो गया था, एक सेकंड है ना। देखिए एक सेकंड, थोड़ा सा देखिए, डिजिटली बोर्ड पर ठीक है, अपने अपने फायदे हैं, कुछ नुकसान भी देखने को मिलता है अगर इसकी प्रॉपर अलाइनमेंट ना हो। ठीक है, फिर से एक बार टॉपिक को देखते हैं, क्लियर करते। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस की अपनी यात्रा के दौरान एक एआई सम्मेलन में भाग लिया। ठीक है, फ्रांस की बात हो रही है, याद रखिएगा फ्रांस की बात है, इसी को बोलते हैं पेरिस समिट। ठीक है, केडरसे में महत्वाकांक्षी अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर, जिसको आईटीआर शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, का भी दौरा किया। ठीक है, फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रोन भी शामिल हुए, उनका स्वागत सुविधा के महानिर्देशक द्वारा किया गया और दोनों नेताओं ने आईटीआर में हुई प्रगति को सराहना की, विशेष रूप से दुनिया के सबसे बड़े टोकामेक की असेंबली की। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा होगा, देखो टोकामेक, ये क्या है, इस पर हम लोग बात करेंगे। और ये टोकामेक बहुत चर्चा में टॉपिक रहा है, क्योंकि इसी का इस्तेमाल करके चाइना ने कृत्रिम सन बनाया था, कृत्रिम सूरज बनाया था, और इसी का इस्तेमाल करके कोरिया के देशों ने भी कृत्रिम क्या बनाया था, सूरज बनाया था, जो कुछ समय के लिए बना था, 10 15 20 25 सेकंड के लिए बना था, पर उन्होंने बनाया था। तो कृत्रिम सूरज बनाने के लिए उन्होंने जिस तकनीक का इस्तेमाल किया था उसी का नाम था टोकामेक। इसी तकनीक के इस्तेमाल से हम लोगों ने संलयन प्रक्रिया के द्वारा बिजली बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें कुछ हद तक सफलता मिली है, पर अभी पूर्ण रूप से इस रिएक्टर का निर्माण नहीं हुआ है। तो ये अभी गए हुए थे अंतर्राष्ट्रीय। अब यहाँ पे देखिए, दो बातों का ध्यान रखना है। अगर आपसे फ्रांस और भारत पर इंटरनेशनल रिलेशन आईआर का सवाल आए, तो इस आईटीआर की चर्चा आप कर सकते हैं, पहली बात तो ये। और दूसरा, आईटीआर समिट, एआई पेरिस समिट हुआ था, तो एआई पेरिस समिट जो हुआ था, एआई समिट जो हुआ था, इसको भी करंट अफेयर या में आप पढ़ सकते हैं। और इसी एआई समिट में यहाँ पे विजिट हुआ है पीएम मोदी का, तो आईटीआर को भी पढ़ सकते हैं। तो अगर हम इस टॉपिक को देखें तो एक आईआर का टॉपिक मिल सकता है, एक समिट का टॉपिक मिल सकता है, और एक साइंस टेक का टॉपिक मिल सकता है, जो करंट अफेयर और साइंस टेक दोनों में आ सकता है। ठीक है, सवाल ये है क्या चीज़, टोकामेक नाम की चीज़ क्या, और ये सारी चीज़ें क्या है, उस पर हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे। थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। देखिए, आईटीआर एक वैश्विक सहयोग है जो फ्यूजन रिएक्टर विकसित, यहाँ पे देखिए ये जो फ्यूजन लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है संलयन प्रक्रिया। संलयन प्रक्रिया विकसित करने के लिए है, जिसका लक्ष्य स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा उत्पादन के लिए परमाणु संलयन का दोहन करना है। ठीक है, एक सेकंड, संलयन गलत स्पेलिंग लिखा दिया, संलयन का दोहन करना। अंतर्राष्ट्रीय थर्मोप्रायोगिक रिएक्टर, जिसको आईटीआर भी बोलते हैं, सबसे उन्नत दुनिया के सबसे बड़ा टोकामेक है। अब ये बार बार ये वर्ड जो आ रहा है, इस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे, टोकामेक क्या है, थोड़ा इंट्रो पढ़ ले। कार्बन मुक्त है, सिंपल सी बात है, मैंने बताया था, परमाणु ऊर्जा से जब भी बिजली बनाइएगा तो इसमें कार्बन का उत्सर्जन नहीं होता, इसमें कार्बन का उत्सर्जन नहीं होता, इसलिए इसको स्वच्छ ऊर्जा और हम लोग स्वच्छ ऊर्जा और कार्बन मुक्त ऊर्जा के रूप में भी जानते हैं। टिकाऊ फ्यूजन ऊर्जा का दोहन करने के लिए बड़े पैमाने पर चुंबकीय फ्यूजन प्रक्रियाओं की सुविधा प्रदान करता है। यहाँ पे एक वर्ड आया है, चुंबकीय प्रक्रिया, ये दोनों ध्यान रखना है, आपको वर्ड पकड़ के चलना है, और इसी पे ध्यान रखना है कि सर इसका हम लोग करेंगे क्या। एक तो टोकामेक वाला वर्ड आता है, और एक चुंबकीय, नंबर 2 पे चुंबकीय फ्यूजन प्रतिक्रिया आता है। ये दोनों वर्ड आपके लिए टेक्निकल है, नहीं समझ में आएगा, हम लोग इस पर बात करेंगे। ठीक है, वर्तमान में फ्रांस में निर्माणाधीन है, पर यह प्रक्रिया जो चल रही है, ये रिएक्टर बनाया जा रहा है, वो फ्रांस में बनाया जा रहा है। आईटीआर का प्राथमिक उद्देश्य बर्निंग प्लाज्मा, अब यहाँ पे एक तीसरा वर्ड आ गया, बर्निंग प्लाज्मा। आपको टेक्निकल वर्ड तीनों मैंने गोला मार रखा है, तीनों पर हम लोग चर्चा करेंगे बाद में। ठीक है, ताकि फ्यूजन प्रक्रिया से पर्याप्त गर्मी प्लाज्मा के भीतर बनी रहे, जिससे फ्यूजन प्रक्रिया लंबी अवधि तक बनी रहे। आईटीआर 35 राष्ट्रों का सहयोग है, तो इसमें कितने देश मिले हुए हैं, 35 देश मिले, और इसमें ध्यान रखें 35 देश में एक देश अपना भी है,
जिसका नाम क्या है, भारत, ठीक है, का सहयोग फ्यूजन विज्ञान और प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। ये छोटे पैमाने पर प्रायोगिक फ्यूजन उपकरण और भविष्य में औद्योगिक प्लाज्मा पावर प्लांट बनाने का एक भी आवश्यक पुल है। तो अभी जो है वो शोध अनुसंधान के लिए एक छोटा रिएक्टर बनाया जा रहा है, पर जब इसमें कामयाबी मिल जाएगी और ये पूरा प्रॉपर तरीके से काम करने लगेगा तो हम इसको बड़े लेवल पर बिजली उत्पादन के लिए, कॉमर्शियल के लिए, ठीक है, कॉमर्शियल पर्पस के लिए इसको हम बड़े पैमाने पर बनाएंगे। अब हम लोग पहले बात करते हैं 3 वर्ड में, चुंबकीय फ्यूजन प्रक्रिया क्या है, टोकामेक क्या, बर्निंग फ्यूज प्लाज्मा क्या है। देखिए टोकामेक जो होता है वो क्या, मैं आपको बता देता हूं पहले। टोकामेक देखिए, एक ऐसे तो एक्चुअल पिक्चर आपको बनाया जाए तो पूरा एकदम एक्सपेरिमेंट टाइप का, पर मैं उसका रिप्रेजेंटेशन बना रहा हूँ। क्या चीज़ें ध्यान से देखिएगा, एक इस तरह से मान लीजिए चुंबक ले लीजिए, एक चुंबक ले लिया आपने, सर ये चुंबक तो लग नहीं रहा है, तो चुंबक बनाने के लिए इसमें वायरिंग कर दो और थोड़ा इसको सप्लाई दे दो। इसको मैंने सप्लाई देके इसको चुंबक बना दिया, ठीक है। अब इसमें यहां पर इसके बीच में एक नाभिकीय संलयन प्रक्रिया कीजिए। अब इस प्रक्रिया से ऊष्मा निकलेगी, ऊष्मा जो निकलेगा वो प्लाज्मा की स्थिति पैदा करेगी, और इस प्लाज्मा की स्थिति में जो गर्मी होगी वो गर्मी से हम लोग बिजली बनाने की प्रक्रिया चालू करेंगे। जैसे विखंडन प्रक्रिया में जब हम यूरेनियम को तोड़ते तो बहुत भारी मात्रा में ऊर्जा पैदा होती है, उस ऊर्जा को हम लोग पानी में गर्म करते हैं, पानी को भाप बनाते हैं, भाप को टरबाइन पे गिराते हैं, टरबाइन रोटेट करता है, उसके साथ जनरेटर जुड़ा होता है, जनरेटर भी साथ में रोटेट करता है। जनरेटर एक ऐसा मशीन है जिसको यांत्रिक ऊर्जा दिया जाए तो विद्युत ऊर्जा वो पैदा करता है। यहाँ तक क्लियर है। तो वहाँ पर जो पानी गर्म करने के लिए विखंडन प्रक्रिया इस्तेमाल होती है, यहाँ पर पानी गर्म करने के लिए हम लोग संलयन प्रक्रिया इस्तेमाल करेंगे। और ये जो है चुंबकीय क्षेत्र होगा, उसके अंदर कौन होगा, प्लाज्मा, उसके अंदर क्या होगा, प्लाज्मा होगा। इस प्रक्रिया के स्ट्रक्चर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टोकामेक बोलते हैं। इस प्रक्रिया के स्ट्रक्चर को ही क्या बोला जाता है, टोकामेक बोला जाता है। तो ये टोकामेक एक तरह का तकनीक है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र का इस्तेमाल करके हम संलयन प्रक्रिया में जो ऊष्मा और प्लाज्मा की स्थिति पैदा होती है उसको नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। सवाल है नियंत्रित करना क्यों जरूरी है, क्योंकि आप सभी को पता है परमाणु ऊर्जा में अगर हम उस पर नियंत्रण ना पाए तो परमाणु ऊर्जा कभी भी किसी भी घटना या आपदा में कन्वर्ट हो सकती है। तो हमें आपदा और घटना जैसी समस्याओं को पैदा नहीं करना है, स्वच्छ रूप से बिना किसी दुर्घटना का बिजली उत्पादन करना है संलयन प्रक्रिया से, तो मुझे उस पर नियंत्रण करना बहुत ही जरूरी है। इसी प्रक्रिया के नियंत्रण प्रक्रिया को करने के लिए सबसे प्रमुख भाग जो है टीके आईटीआर का, या कृत्रिम सन भी बनाना चाहते हो तो सबसे प्रमुख भाग जो था वो था क्या, टोकामेक। इसलिए टोकामेक बहुत ज़्यादा फेमस तकनीक आज के टाइम पे चर्चा में है, क्योंकि आपको पता है चाइना ने भी, कोरिया ने भी, ठीक है, कृत्रिम सूरज बनाया था। और कृत्रिम सूरज जो बनाया था तो उसमें क्या यूज किया था आपने, कृत्रिम सूरज जब बनाया था उसमें क्या यूज किया था, उन लोगों ने टोकामेक यूज किया था। यही टोकामेक हम लोग इस्तेमाल करेंगे और कर रहे हैं फ्रांस में एक एक्सपेरिमेंट में जिसका नाम है ITER। इसमें 35 देश शामिल हैं और उस 35 देश में एक शामिल है अपना प्यारा देश क्या, भारत। इसीलिए PM मोदी गए हुए थे विजिट पे, कौन से विजिट पे, AI समिट पे गए थे, AI समिट में गए थे। तो वो AI समिट में गए तो वो यहाँ पर भी गए जहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट
चल रहा था। तो करंट अफेयर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, साइंस एंड टेक के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। कृत्रिम सन भी आप पढ़ सकते हैं सर, क्योंकि चाइना ने और कोरिया ने बना रखा है, पूरे वैश्विक स्तर पर इसकी चर्चा हो रही है। तो कृत्रिम सन भी आप पढ़ सकते हो, कृत्रिम सन के क्या फायदे क्या नुकसान, कौन सी तकनीक यूज होती होगी। तो कृत्रिम सन बनाया होगा, कृत्रिम सूरज बनाया होगा या आईटीआर होगा। सबसे जो कोई पूछे कि इसका सभी सभी चीजों का आधार क्या है, किस कौन यहाँ पे सबसे दमदार चीज है, तो उसका नाम है टोकामैक। बिना टोकामैक का ना कृत्रिम सन बनाया जा सकता है, ना ही आईटीआर एक्सपेरिमेंट को पूरा किया जा सकता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, टोकामैक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको टोकामैक समझ में आ गया होगा, प्लाज्मा की स्थिति समझ में आ गई होगी, प्लाज्मा की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए टोकामैक नाम की कोई चीज है। ठीक है, अब देखिए यहां तक हो गया ना। अब देखिए वही है, आईटीआर क्या है, थोड़ा देर पहले चर्चा किया था, दोबारा कर देता हूं। अब आपको मैंने जो आईटीआर समझा रखा है, उसके बाद ये जो लिखी हुई चीजें आपको बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगी। चुंबकीय संलयन को आगे बढ़ाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी परियोजना। अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी परियोजना क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इसमें कितने देश शामिल है, इसमें 35 देश शामिल है, जिनमें से 35 देश शामिल है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूएसए, चाइना, भारत, जापान, ठीक है, कोरिया, रूसी संघ और यूरोपियन संघ जैसे देश इसमें सभी शामिल है। यूरोपियन देश के जितने भी संघ है, यूएई में जितने भी देश है, सब इसमें शामिल है। यह कोई बिजली उत्पादन नहीं करेगा, इसके बजाय आईटीआर औद्योगिक प्रयोगों के औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए कल्पना किए जाने तक संलयन को ले जाने के लिए महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और तकनीकी मुद्दे हल करेगा। अभी स्टार्टिंग में हम लोग इससे क्या करेंगे, अभी बिजली बनाने के जगह इससे जो उद्योग होता है या अनुसंधान में जो हमें काम आता है परमाणु ऊर्जा, उसके लिए हम इसे पहले प्राथमिकता देंगे। उसके बाद उसमें अगर कामयाबी मिल जाती है तो उसके बाद हम इसे बिजली उत्पादन के केस में ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या महत्व है। अच्छा, एक महत्व को समझने के लिए वो बेसिक सी चीज समझना चाहता हूं मैं, समझाना चाहता हूं आपको। वो ये है कि देखिए, मैंने बताया था कि अगर हमें परमाणु संलयन से बिजली बनानी है तो हमें हाइड्रोजन का सेकेंड आइसोटोप ड्यूटोरियम, हाइड्रोजन का तीसरा आइसोटोप ट्यूटोरियम, ट्रिटियम नहीं सॉरी ट्राइटियम को अगर हम लोग जोड़ दें तो आपस में तो बनेगा हीलियम, फिर बनेगा न्यूट्रॉन और भारी मात्रा में बनेगा ऊर्जा। तो ये जो दोनों हैं ये हाइड्रोजन का आइसोटॉप है। हाइड्रोजन का क्या है, आइसोटॉप है। हाइड्रोजन का क्या है, आइसोटॉप है। हाइड्रोजन अगर आप निकालना चाहते हो तो पानी को आप तोड़ सकते हो, पानी से हाइड्रोजन का उत्पादन किया जा सकता है। सर क्या प्रक्रिया से, तो इस प्रक्रिया को आप केमिस्ट्री में पढ़ रखे होंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया क्या होती है सर, तो एक चैम्बर लीजिए, इस चैम्बर में यहाँ तक आप इसमें पानी की मात्रा को भर दीजिए, मतलब आप इसमें क्या भर दो, H2O, इसमें 2 इलेक्ट्रोड रॉड डालो, 2 इलेक्ट्रोड रॉड डाल दीजिए, एक इलेक्ट्रोड रॉड को पॉजिटिव से एक इलेक्ट्रोड रॉड को नेगेटिव से जोड़ दीजिए। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया। एक में हमें हाइड्रोजन मिलेगा और एक में हमें क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन। इस हाइड्रोजन से आप, ठीक है, क्या बना लीजिए, आइसोटोप से ड्यूटेरियम और ट्राइटियम बना लीजिए, और इसी ड्यूटेरियम ट्राइटियम का इस्तेमाल करके आप क्या इस्तेमाल कर दो, संलयन प्रक्रिया, और संलयन प्रक्रिया का इस्तेमाल हम लोग किसमें कर लेंगे, ITER में। तो क्या इसमें किसी भी तरीके का ईंधन की आवश्यकता है, हाँ है, उस ईंधन का नाम है पानी। और आपको पता है 4/3 जो हिस्सा है वो हमारे पूरे एरिया में, पूरे ग्लोब में क्या भरा पड़ा है, पानी। तो ये आपको फ्री में मिल जाएगा, इसके लिए यूरेनियम जितनी खर्च, यूरेनियम जैसे पैसे लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये इसका फंडामेंटल मैंने आपको बता दिया। क्या सर ये बोर्ड पे जो आपने ये वाला पार्ट लिखा है इसको मेंस में लिखना है, नहीं, इसके अंडरस्टैंडिंग पर्पज से मैंने बताया कि ITR में क्या चल रहा है, ITER प्रक्रिया में चल क्या रहा है।
और जब ये प्रक्रिया हम समझ जाएंगे तब हम इसके फायदे नुकसान को जब हम चर्चा करेंगे तो हम इसे समझना बहुत आसान हो जाएगा कि इसके फायदे क्या है और नुकसान क्या है। ठीक है, देखिए पहला फायदा नंबर 1 देखें, भविष्य के लिए ऊर्जा। आने वाले समय में आपको पता है यूरेनियम भी सीमित मात्रा में है, 1 साल 2 साल 1000 साल 5000 साल जितना समय लग जाए खत्म होगा। कोयला भी एक सीमित मात्रा में है, खत्म हो जाएगा। नेचुरल गैस भी सीमित मात्रा में है, खत्म हो जाएगा। पेट्रोल, ईंधन, डीजल उजल जितने भी जो सीमित मात्रा में है, जो गैर नवीकरणीय ऊर्जा, वो खत्म हो जाएंगे। तो जब खत्म हो जाएंगे वो सारी चीज़ें जिनसे आज पूरी दुनिया चल रही है, तो सिंपल सी बात है भविष्य में ईंधन ही नहीं बचेगा तो भविष्य में आने वाली चीज़ें चलेंगी कैसे। तो हमें ऐसे उपकरण या ऐसे तकनीक का निर्माण करना ही पड़ेगा जो फ्यूचर में आने वाली, भविष्य में आने वाली ऊर्जा समस्या को दूर कर सके। तो इसी कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आईटीआर का, कि भविष्य में ऊर्जा की आवश्यकता इससे पूरी होगी। ठीक है, ठीक है। ऊर्जा के साथ साथ ये स्वच्छ ऊर्जा है, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन नहीं करेगा। और जब ये उत्सर्जन नहीं करेगा तो सिंपल सी बात है कि पर्यावरण को भी सुरक्षित रखेगा, जो आने वाले समय में पर्यावरण एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। आने वाले में क्या, अभी भी आज कोई पूछे कि आपदा कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो बहुत सारी प्रकार के आप आपदा समझ रखे हो। जलवायु परिवर्तन अभी दुनिया में सबसे बड़ी आपदा है, और पूरी दुनिया के सभी देश, जितने भी देश है, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए, जलवायु परिवर्तन में से आने वाली समस्याओं को रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ पे। नंबर 2, दीर्घायु मतलब लॉन्ग टर्म पे चलेगा, बहुत लंबे समय तक चलेगा। क्यों चलेगा, पर ये किस पे आधारित है, पानी पे। जब तक धरती पे पानी का अस्तित्व रहेगा तब तक आप इस तकनीक से आप बिजली और ऊर्जा दोनों उत्पादन कर सकते हैं। स्थिरता है, ठीक है। स्थिरता क्या है कि इसमें जो ऊर्जा उत्पादन की तकनीक है, उस उत्पादन में आपको किसी भी तरीके की गड़बड़ी होने की संभावनाएं कम है। अगर हम इस तकनीक को बना लेते हैं, बनाने के बाद इसमें सफलता पा लेते हैं, तो इसमें लंबे समय तक इसमें स्थिरता बनी रहेगी, इसमें कोई भी बदलाव करने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, प्लाज्मा भौतिकी का अध्ययन। हाँ, अब इसमें मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया था, आप देखिए यहाँ पर इस डायग्राम में, डायग्राम देख के आपको समझ में आ जाएगा कहाँ गया। हाँ, देखिए यहाँ पर इस पॉइंट को मैंने बताया था, टोकामेक में ये प्लाज्मा की स्थिति पैदा होती है। तो प्लाज्मा केवल क्या बिजली बनाने में ही काम आएगा? आंसर है नहीं है। प्लाज्मा जो है क्या बिजली बनाने में काम आएगा? आंसर नहीं। इस प्लाज्मा तकनीक से हम और भी कोई R&D का काम कर सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं। भारत में एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च, इसको ध्यान से देखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च, ये गुजरात में है, गांधीनगर में। ठीक है, तो इस प्लाज्मा रिसर्च से भी हमें बहुत सारे विज्ञान की खोज या विज्ञान के आने वाले भविष्य के उपकरणों को बनाने में मदद मिलेगी। अगर हम आईटीआर में प्लाज्मा पे भी अगर रिसर्च करके प्लाज्मा को भी अच्छे से समझ जाए, जो माना जाता है मैटर का 4th स्टेज है, तो हमें अंतर्राष्ट्रीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च जो गुजरात में, उसको बहुत योगदान मिलेगा। और आपको ये भी बता दें कि आईटीआर में जो भारत का भागीदारी है, उस भारत की भागीदारी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान इस इंस्टीट्यूट का, जो गुजरात में, जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च। क्लियर कट है। नेक्स्ट देखते हैं, ये कुछ फायदे हैं, ध्यान रखिएगा। प्लाज्मा भौतिकी में हमें अध्ययन करने का मौका मिलेगा, स्थिरता रहेगी, लंबे समय तक चलेगा, भविष्य का ऊर्जा है, और इसमें कोई भी परमाणु ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन नहीं होता, तो जलवायु के लिए हमारे लिए अनुकूल है। इसका क्या महत्व है इसमें, और ऐसे आप लिख सकते हो इस पॉइंट को, ये पॉइंट नंबर 5 डाल सकते हो। तो ये कोई पूछे कि आईटीआर के फायदे क्या है, तो ये 5 फायदे आप बता सकते हैं। समस्या है कि जब फायदा है तो इस फायदा को, अगर हम इस फायदे को उठाना चाहते हैं, हम इस फायदे का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो हमें कुछ चुनौतियों का सामना तो करना पड़ेगा। पहले, आपदा का जोखिम। क्यों आपदा का जोखिम सर? अभी तो आप बोले कि कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको पता है कि परमाणु प्रक्रिया जो होती है, इसमें कोई भी छोटी सी गलती किसी आपदा में कन्वर्ट हो सकती है। आपको पता होगा जापान का फुकुशिमा और यूक्रेन का चेरनोबिल, इन दोनों जगहों पे परमाणु ऊर्जा संयंत्र थे।
और यहाँ पे किसी भी आपदा के कारण ये एक बहुत बड़ी दुर्घटना में कन्वर्ट हो जाता है और आसपास के क्षेत्रों में रेडिएशन का प्रभाव के कारण बहुत से लोगों की जान और वहाँ से बहुत से लोगों को उस जगह को खाली करने के लिए विवश कर दिया जाता है। तो परमाणु ऊर्जा पर ये तकनीक काम करती है, तो ये परमाणु ऊर्जा की प्रक्रिया में कोई भी दिक्कत होगी तो ये आपदा का रूप लेगी, तो आपदा का जोखिम तो बना रहेगा। चुनौती है, इसको कम किया जा सकता है, हम बहुत तकनीक से, बहुत सफाई से और सावधानी से काम करें तो इस तरह की कोई घटना नहीं हो सकती, पर जोखिम तो बना रहेगा। विकर्णीय रिसाव का जोखिम, अगर प्रक्रिया ठीक से भी चल रही है तो भी ये टेंशन रहेगा कि अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गया तो परमाणु से जो विकिरण निकलता है वो विकिरण का रिसाव होने के कारण आसपास के लोगों को विकिरण का प्रभाव पड़ेगा। और परमाणु विकिरण किसी भी जीव जंतु प्राणी, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, पेड़ पौधों, किसी के लिए बेहतर माना नहीं जाता, तो इसका भी जोखिम बना रहेगा। ठीक है। चुंबक गुणवत्ता का मुद्दा आपको बताया था, टोकामेक में आपको जो घेरना है वो चुंबकीय क्षेत्र से करना है, चुंबकीय क्षेत्र से करना है। अगर चुंबकीय क्षेत्र में जो चुंबक का इस्तेमाल हम लोग करेंगे उसकी गुणवत्ता को अगर हम लोग बेहतर नहीं कर पाए तो हम टोकामेक की प्रक्रिया पे नियंत्रण या टोकामेक पे सफलता नहीं पा पाएंगे। तो अगर चुंबक का गुणवत्ता के मुद्दे अगर आते हैं तो हमारे लिए इस चुनौती का सामना करना पड़ेगा, और इस चुनौती को जब तक दूर नहीं करेंगे टोकामेक पर हमारी पकड़ या सफलता प्राप्त नहीं हो पाएगी। ठीक है। इंस्टॉलेशन एंड इंटीग्रेशन के मुद्दे, अगर मान लीजिए फ्रांस के उस जगह पे जहाँ पे ये बनाया जा रहा है बन गया, ठीक है, काम करने लगा बेहतरीन तरीके से, भारत उसका एक हिस्सा है, तो भारत के पास भी ये तकनीक आ जाएगी। पर चुनौती क्या आएगी भारत के पास कि उस तकनीक को जब फ्रांस से लाकर हम भारत में इंस्टॉल करेंगे और उसको जोड़ेंगे तो उस समय अगर प्रक्रिया नहीं अच्छे से हो पाई तो हम इसको तकनीक को सीखने के बाद भी इस पर हम बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसको जोड़ना, इंस्टॉल करना और इंटीग्रेट करना, मतलब इंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ना, इंस्टॉल का मतलब है कहीं पर स्थापित करना। जैसे आप लोग ने फ़ोन को इंस्टॉल करते हैं, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, ऐप डाउनलोड करते हैं तो इंस्टॉल करते हैं, अपडेट इंस्टॉल करते हैं, तो आप लैपटॉप या फ़ोन में ही इंस्टॉल करते हो, कहीं और जगह पर इंस्टॉल नहीं करते। तो इंस्टॉलेशन और इंटीग्रेशन के मुद्दे, तो अगर बन भी गया फ्रांस में, भारत को ये तकनीक मिल भी गई, इसमें कामयाबी हो भी गई, पर जब इसको भारत अपने देश में लाकर स्थापित करेगा, इंस्टॉल करेगा, इंटीग्रेट करेगा, जोड़ेगा, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तकनीकी चुनौतियों का सामना भारत को भी करना पड़ सकता है। तो ये चुनौतियाँ जुड़ी हुई हैं किस तकनीक से, जिसका नाम है क्या, ITER। नेक्स्ट देखते हैं भारत में योगदान क्या है। तो देखो, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय योजना होगी तो उसमें पहले तो राशि देनी पड़ती है, अमाउंट, पैसा दीजिए, फ्री में कोई काम नहीं होगा। तो भारत ने लगभग परियोजना की जितनी लागत है उसमें 9% हिस्सा का पैसा दिया है, मतलब हमने 9% क्या दिया है, डॉलर में होगा तो डॉलर में, मान लीजिए 100 रुपये का है फॉर एग्जांपल, $100 का एक्सपेरिमेंट है तो भारत ने $9 उसमें योगदान दिए हैं। ठीक है। कितने देश शामिल है, 35 देश शामिल, तो सभी देश अपने अपने योगदान को उस हिसाब से देखा जाएगा। ठीक है। और भारत का क्या योगदान है, तो और भारत का जो योगदान है मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। देखो कहाँ गया वो, देखो अब यहाँ पे देखो एक और चीज़ बताता हूँ भारत ने क्या योगदान दिया है। ये जो टोकामेक है, तो टोकामेक बहुत गर्म होता है और इसके अंदर चुनौती आती है 2 चीज़ों का, तापमान को नियंत्रण करना और प्लाज्मा से जो ऊष्मा पैदा होती है उसको नियंत्रण करना। ये दोनों पे नियंत्रण जब तक हम लोग नहीं पाएंगे तब तक हम लोग टोकामेक को बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या किया गया है, तो इसके लिए एक कवर, बाउंड्री की तरह कवर बनाया गया है। ठीक है। बाउंड्री के लिए क्या बनाया गया है, कवर बनाया गया इसकी बाउंड्री के लिए, जो इसको ठंडा लिखे, तो इसके लिए हम लोग लिखे हैं क्रायोस्टेट। क्रायोस्टेट क्या होता है, तो ये जो बाहर का ढांचा है जिसको हम लोग क्रायोस्टेट बोलते हैं, ये भारत ने बना के इस प्रयोग में अपनी योगदान दिया है। इस क्रायोस्टेट को किसने बनाया, इस क्रायोस्टेट को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च ने बनाकर दिया है। सवाल है क्या है ये चीज़ क्या है कि जब इसमें ऊर्जा और ऊष्मा का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो उसका ये कवच एक ऐसा तापमान को कम करने की प्रक्रिया देगा जिससे हम तापमान और ऊष्मा का, जो प्लाज्मा का ऊष्मा है, उस पर नियंत्रण पा पाए। एक और चीज़ में 2 चीज़ें हम आपको सिखा देता हूँ, मैं काम आएगा आपको। साइंस में अगर कभी भी कोई भी चीज़ पढ़ते उसके समय क्रायो लिखा मिल जाए, ध्यान सुनिएगा, जैसे क्रायो मिल जाए,
ठीक है, जैसे आपको मिल सकता है क्रायो इंजन, क्रायो प्रिजर्वेटिव, इस तरह के वर्ड मिल सकते हैं आपको कहीं भी पढ़ने पे। अभी हमारे आईटीआर में क्या है, क्रायो स्टेट। तो जब भी ये क्रायो मिले वर्ड, किसी भी शब्द के आगे क्रायो मिले तो समझ जाना इसका संबंध है लो टेम्परेचर से, मतलब कम तापमान। ऐसा क्यों सर, क्रायो वर्ड से ये कैसे समझ जाए? क्योंकि कम तापमान के स्टडी को, अध्ययन को ही हम लोग बोलते हैं क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक। कोई पूछे कम तापमान के अध्ययन को क्या बोला जाता है? क्रायोजेनिक बोला जाता है। तो जिसका संबंध लो टेम्परेचर से होता है, जिसका संबंध लो टेम्परेचर से होता है, उसके नाम के सामने क्रायो लिखा रहता है। जैसे इसरो ने बनाया क्रायोजेनिक इंजन, ऐसा आपको बोला जाएगा, इसरो ने बनाया क्रायोजेनिक इंजन। तो ये इंजन तो ठीक है, पर आगे में क्रायो लगा हुआ है, इसका मतलब इस इंजन में कुछ ऐसा होगा जो लो टेम्परेचर पे काम करता होगा। उसी तरह से क्रायो प्रिजर्वेटिव, आपको पता है लिक्विड सोडियम, आप सभी को पता है लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल हम लोग करते हैं ब्लड बैंक में। लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल करते हैं हम लोग ब्लड बैंक में, जहां ब्लड को हम लोग स्टोर करने के लिए लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल करते हैं। सवाल है लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि लिक्विड सोडियम का टेम्परेचर बहुत कम होता है, टेम्परेचर बहुत कम होता है, और कम टेम्परेचर पे हम लोग ब्लड बैंक में ब्लड को लंबे समय तक क्या रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं। तो जब हम किसी चीज़ को सुरक्षित रखने के लिए टेम्परेचर का इस्तेमाल करते हैं और वो भी टेम्परेचर लो हो, तो उसको बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेटिव। क्रायो प्रिजर्वेटिव। तो कोई पूछे क्रायो प्रिजर्वेटिव का एग्जांपल दीजिए, तो ब्लड बैंक याद रखिएगा, जीन बैंक याद रखिएगा, सीमेन बैंक याद रखिएगा। जानवरों के लिए जो सीमेन के बैंक होते हैं उनको भी लो टेम्परेचर पर रखा जाता है। तो बैंक को, जहां पर हम किसी चीज को लो टेम्परेचर पर रखते हैं, ज्यादातर केसेस में हम लोग लिक्विड सोडियम का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ पे? तो अब भारत ने क्या बना के दिया? भारत ने बना के दिया क्रायोस्टेट। अब याद रखिएगा, क्रायोस्टेट एक ऐसा ढांचा है जो टोकामेक के बाहर लगता है, और टोकामेक के अंदर के टेम्परेचर और ऊष्मा, जो प्लाज्मा का ऊष्मा है, उसको नियंत्रण करने में मदद करता है। तो इसी क्रायोस्टेट को किसने बना के दिया? भारत ने। तो कोई पूछे आईटीआर में भारत का योगदान क्या है? तो पहला योगदान ये बताना कि आईटीआर का जितना बजट, उसका 9% हिस्सा पैसे का भारत ने दिया है। और दूसरा योगदान क्या है कि क्रायोस्टेट में टोकामेक का जो बाहर का स्ट्रक्चर है, बाहर का जो ढांचा है जिसके अंदर टोकामेक रखा जाता है, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रायोस्टेट। और उस क्रायोस्टेट को बना के किसने दिया है इस परियोजना में? उसका नाम है भारत। तो कोई पूछे भारत का क्या योगदान है, तो आपको इस तरह से दो बातें बतानी है। ठीक है, भारत का योगदान क्या है, दो तरीके से इसमें बतानी। देखो, भारत 2050 में आईटीआर परियोजना का पूर्ण भागीदारी बना। तो कोई पूछे भारत इसका हिस्सा बना कब? तो 2005 में। इस परियोजना का हिस्सा भारत बना कब? तो 2005 में भारत इसका हिस्सा बना। किसका? आईटीआर का। ठीक है, क्लियर कट है। नंबर 2, आईटीआर भारतीय घरेलू एजेंसी और आईपीआर, देखो इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च कहाँ बताया था मैंने? गांधीनगर गुजरात। गांधीनगर गुजरात में ये मिलेगा आपको। एक विशेष रूप से सशक्त प्रोजेक्ट है जो आईटीआर के सहयोग में योगदान देगा, ये ध्यान रखें। अगला लास्ट में देखिए, एक नियमित सदस्य के रूप में भारत परिचालन लागत का 9% योगदान देता है। तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया भारत इसमें कितना पैसा देगा। तो इसमें भारत पूरे लागत का 9% हिस्सा इसमें देगा। ठीक है, क्लियर कट है। जिसमें देखे क्रायोस्टेट है, इन वॉल शिल्डिंग है, कूलिंग टावर है, कूलिंग वाटर सिस्टम है, क्रायोजेनिक सिस्टम है। जिसमें क्रायोजेनिक आ जाए, क्रायोजेनिक, यहाँ पे देखो क्रायोस्टेट, ये मतलब है कि इसमें ठंडा या लो टेम्परेचर करने की प्रक्रिया का तकनीक माना जाता है। तो ये सारी चीजें भारत ने बना के दिया है। और बना के क्यों दिया? कि भारत इसका एक अस्थायी सदस्य है जो आईटीआर प्रोजेक्ट चल रहा है फ्रांस में। ठीक है, ठीक है। लास्ट में देखें भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? तो भारत के लिए महत्वपूर्ण वैसे ही उसी केस में ज़्यादा जरूरी है जैसे ये इसके लाभ हैं। भविष्य के ऊर्जा के लिए भारत को भी भविष्य में ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी तो वो मदद करेगा। दीर्घायु लंबे समय तक चलेगा तो भारत को लंबे समय तक ऊर्जा के लिए कोई दिक्कत आएगी नहीं। स्थिरता, भारत की ऊर्जा में स्थिरता आएगी। और प्लाज्मा भौतिकी रिसर्च जो हमारे पास गांधीनगर गुजरात में है उसको भी मदद मिलेगा। आप इस टर्म में भी लिख सकते हो, और नहीं तो आप चाहते हो कि विशेष रूप से भारत के लिए क्यों ये फायदेमंद है। तो देखो, तकनीकी उन्नति मिलेगी और विशेषता मिलेगा। अगर हम आईटीआर को सीख लेते हैं, क्योंकि हम उसका हिस्सा है, अगर हम सीख लेते हैं तो जो तकनीक फ्रांस के पास होगी, दुनिया के पास होगी, वही तकनीक भारत के पास भी होगी। और हम पानी के माध्यम से बिजली बनाना चालू कर देंगे संलयन प्रक्रिया से।
और हमारे पास आप सभी को पता है कि भारत के पास पूरे विश्व का 2% ही यूरेनियम है जो कभी भी खत्म हो सकता है। तो आने वाले समय में परमाणु ईंधन हमारे पास रहेगा ही नहीं, तो जितने भी परमाणु रिएक्टर्स हैं हमारे आज के टाइम पे चल रहे हैं, 100 साल के बाद शायद उन्हें बंद करना पड़ सकता है। तो उस समय हमें संलयन प्रक्रिया से बिजली बनाने की तकनीक चाहिए, तो हमारे पास उन्नत तकनीक होगी और विशेषज्ञता होगी, मतलब जो स्पेशलिस्ट होंगे, साइंटिस्ट जो आज वहाँ पे मेंबर बन के काम कर रहे हैं, वो भारत को तकनीक सिखाएंगे। आत्मनिर्भर होंगे, जब ये तकनीक बन जाएगी, भारत इसका हिस्सा, तो भारत के पास भी इस तकनीक का एक रूप होगा और हम इसको अपने देश में स्थापित करेंगे, तो हमें किसी दूसरे देश पर निर्भरता या निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। तो आत्मनिर्भर होंगे, भविष्य के वाणिज्य रिएक्टर होंगे, भविष्य में कॉमर्शियली, अभी तो प्रयोग के रूप में हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, भविष्य में ऐसे रिएक्टर को हम बना के बेचेंगे भी, जिसके कारण से अर्थव्यवस्था को भी इसमें क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। ठीक है, स्वच्छ ऊर्जा का भविष्य है, सबको पता है कि मैंने भी थोड़ा देर बताया, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता ही नहीं है, और होता नहीं है ग्रीन हाउस गैस का, तो स्वच्छ ऊर्जा का भविष्य अच्छा रहेगा। और आप सभी को पता है कि 2070 तक हम लोगों ने जो नेट कार्बन जीरो का लक्ष्य रखा है, अगर उससे पहले अगर हमारे पास ITR की तकनीक मिल जाती है, तो 2070 से पहले ही हम लोग स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य नेट जीरो कार्बन का जो लक्ष्य रखे हैं 2070 से पहले हम लोग क्या कर लेंगे, हासिल कर लेंगे। ठीक है, और वैश्विक सहयोग, ITR में बहुत सारे देश मिलकर काम कर रहे हैं ना सर, 35 देश लोग मिलके काम कर रहे हैं। तो भारत के लोग जो वहाँ पे साइंटिस्ट जाके काम कर रहे हैं, उनके पास 2 ऑप्शन है, एक तो तकनीक को समझना, नंबर 2 अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे क्या चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बाकी लोग क्या कर रहे हैं, उनसे उनके सहयोग से विज्ञान और प्रौद्योगिकी को वैश्विक स्तर पर मानवता के लिए बढ़ावा मिलना। तो जब हम लोग मिलके काम करेंगे, वैज्ञानिक मिलके काम करेंगे, तो वैश्विक सहयोग से आने वाले टाइम पे एक अच्छा विकल्प हमारे पास हो सकता है कि हम एक ऐसी तकनीक को विकसित कर लें जो पानी से बिजली बनाए, परमाणु ऊर्जा से बिजली बनाए, और साथ ही साथ में पर्यावरण को प्रदूषित ना करे। मतलब एक सशक्त ऊर्जा समाधान माना जा सकता है किसको, ITR को सशक्त ऊर्जा समाधान माना जा सकता है, सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशन इसको माना जा सकता है। ठीक है, क्लियर कट है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये हमारा ITR था। इसमें प्रमुख बातों को मैं दोबारा लिख दूं कि आपको एक आइडिया लग जाए मेंस में क्या काम है। ITER ध्यान रखिएगा, 35 देश है इसमें। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है फ्रांस में। ठीक है, PM मोदी का भी रिसेंट विजिट हुआ था, PM का विजिट हुआ था, जिसके कारण से करंट अफेयर में आने के चांसेस है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्वेश्चन आने के चांसेस है, कौन से पेपर में आने के चांसेस है, तो ये आएगा क्या आपका 71st के मेंस में आने के चांसेस है, करंट अफेयर दोनों में आ सकता है। ITR में भारत के लिए प्लस पॉइंट मतलब लाभ क्या है और चुनौतियां क्या है, इस पे आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे जो मैंने भी जस्ट पढ़ाया है। और इसके महत्व को, तो आपसे क्या पूछा जाता है मेंस में, क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, पूछा जाता है ITR क्या है। अब भारत के लिए ITR के महत्व की चर्चा करें, साथ ही साथ में इसकी चुनौतियों का भी चर्चा करें, और भविष्य में ITR भारत के ऊर्जा सुरक्षा के लिए कैसे एक अच्छा विकल्प बन सकता है। तो ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बड़े क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये ITR वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करंट अफेयर के लिए हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है और साइंस टेक के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, इसके आने के चांसेस इस बार ज़्यादा है। 2 चीज़ें बताई थी मैंने, एक स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर और एक ITR। ITR बहुत पुराना टॉपिक है, पर अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि PM मोदी यहाँ पे क्या किए हैं, विजिट किए थे। इसके आने के चांसेस इस बार के मेंस में बहुत अधिक है। ठीक है, तो अभी तक इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक लेके आएंगे, आगे पढ़ते रहेंगे। मेंस का बैच आएगा, उस बैच में आप लोग इनरोल हुई, पूरा साइंस एंड टेक कराया जाएगा। साइंस एंड टेक का पूरा पोर्शन मैं पढ़ाऊंगा आपको, और पढ़ाने के साथ साथ मैं आंसर राइटिंग कला भी सिखाऊंगा कि हाँ चीज़ों को कैसे पढ़ना है, और ये भी बताऊंगा कि जब आप करंट अफेयर पढ़ते हो उसमें कौन सा पार्ट करंट अफेयर के साथ साथ साइंस एंड टेक में भी आ सकता है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे Thank you.